नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग। मैं हूं नगमा। इजराइल और गाज़ा में हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उसका 9वां दिन है और ये युद्ध हर रोज़ और तेज़ हो रहा है और ये समझ नहीं आ रहा है कि इसका अंत कहाँ होगा। दोनों पक्षों से अब तक 3500 लोगों की मौत की खबर आई है और हर दिन इसमें नए आंकड़े जुड़ते रहते हैं। बच्चे जो हैं 700 बच्चे गाज़ा में उनकी मौत हुई है, 2200 के करीब घायल हैं। इसके साथ साथ इस वक्त जो गाज़ा पट्टी का इलाका है वहाँ पर एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी भी हो रही है, क्योंकि वहाँ पे बिजली, पानी, खाना, ईंधन, इन सब को कट ऑफ कर दिया गया है और उसके बाद अस्पतालों में बुरा हाल है। जो आम लोग हैं जिन्होंने इस युद्ध को चुना नहीं, उनके साथ इस समय एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो कहाँ जाएं। बंधकों की भी मौत हुई है। हमास ने ये जो बंधक लिए हुए थे, गाज़ा में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन भी चल रहे हैं। ये छोटे ग्राउंड ऑपरेशन है लेकिन वहाँ पर चारों तरफ से उसे घेरा गया है। लोगों को दक्षिण की ओर जाने से रोका जा रहा है। अब ये है कि इस समय इस युद्ध में तमाम लोग मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं, ये सब कुछ है। लेकिन एक और चीज़ जो देखी जाती है किसी भी युद्ध में, वो ये कि बहुत बड़े पैमाने पर महिलाओं के साथ एक तरह से दोहरा अत्याचार होता है। और ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, हमने ये हर युद्ध में देखा है, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो भी रूस और यूक्रेन का युद्ध हो या पहले लड़ी गई तमाम जंगें हों। तो एक आंकड़ा आपको दिखाना चाहते हैं ताकि ये बात समझ में आए कि हम क्या कह रहे हैं। और ये जो आंकड़ा है वो रिपोर्ट यूएन की है। तो 1994 से हम शुरुआत करते हैं, जब रुवांडा में नरसंहार हुआ था। ये यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 5 लाख महिलाओं के साथ यहाँ पे बलात्कार हुआ। सियरा लियोन गृह युद्ध हुआ जहाँ पर 60,000 से ज़्यादा ऐसे मामले सामने आए। बोस्निया के युद्ध में 20,000 और हर्ज़ेगोविना में 50,000 मामले बलात्कार के सामने आए। 1996 से कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में 2 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और रूस यूक्रेन युद्ध जो शुरू हुआ है जून 2022 तक ही वहाँ पर लगभग 124 रेप के मामले सामने आए हैं। इस पर इस समय बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी युद्ध में महिलाओं के साथ एक बहुत बड़ा अत्याचार, कई तरह का अत्याचार होता हुआ हमें नज़र आता है। इस समय एनडीटीवी की पत्रकार हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा वहाँ मौजूद हैं गाज़ा में, और एक महिला पत्रकार के तौर पर वो जो वहाँ पर देख रही हैं, उनकी नज़र से ये रिपोर्ट उन्होंने भेजी है जो हम पहले आपको दिखाना चाहते हैं, इससे पहले कि हम चर्चा करें इस पर। एक बार वापस मैं फ्रंट लाइन पर पहुंची हूं। यहाँ पर से गाज़ा बेहद करीब है। यहाँ पर अगर आप देखें तो दूर दूर तक यहाँ पे आप सैनिकों का बसेरा है, टैंक्स आ जा रहे हैं इन सब में। लेकिन सबसे अहम एक बात जो है नोटिस करने वाली वो क्या है, वो ये कि हर जगह यहाँ पर आपको महिलाएं नज़र आएंगी। सेना में महिलाएं, पैरामेडिक्स महिलाएं, वॉलंटियर्स महिलाएं और जर्नलिस्ट महिलाएं। आपको कुछ नाम बताती हूँ जो कि इजरायली हैं, जैसे मोरिया मैक्सर। पहले ये आईडीएफ की सोल्जर थी। जब एक बार फिर से यहाँ पर लड़ाई शुरू हुई है तो वो वापस आई हैं और उसके बाद इसलिए वापस आई हैं क्योंकि उनकी दोस्त की यहाँ पर हत्या हो गई। उसके बाद एक और हैं, आईडीएफ की ही हैं और उनका नाम है एला वावेया। वो पूरी दुनिया में कैप्टन एला के नाम पर जानी जाती हैं। वो भी यहाँ पर आई और पहली मुस्लिम अरब महिला हैं जो कि आईडीएफ में मेजर बनी। वो यहाँ पर लड़ाई में शामिल हैं। मिक्की डुबरे हैं जो कि जर्नलिस्ट हैं, कई साल पहले यूएस चली गई थी, वापस यहाँ पर आई हैं और तब से इस पूरे मामले पर कई रिपोर्ट्स कर रही हैं, बात कर रही हैं लोगों से, ये सबके बारे में। एक और है इनबल लिबरमैन, सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर थी किबुट्स में, निर आम किबुट्स में। वहाँ पर जब उनको हमले का पता चला तो सिर्फ कुछ लोगों के साथ फ़ौरन इन्होंने वॉर रूम खोला और वहाँ पर उन्होंने कार्रवाई शुरू की। सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ पे कई डॉक्टर्स नज़र आए, कई ऐसी नर्सेज। एक नर्स का नाम है एंजेलिन, उनका नाम था, फिलीपींस की थी वो, किबुत्स गाज़ा में थी और वहाँ पर उन्होंने जिनके साथ वो थी उनको छोड़ना सही नहीं समझा, उनके साथ वो बनी रही।
ऐसे ही महिलाएं अलग अलग जगहों पर यहाँ पर आपको नज़र आएंगी और ये पूरी दुनिया में अब हो रहा है। हर जगह, चाहे वो डॉक्टर्स हों, पैरामेडिक्स हों, जर्नलिस्ट हों, हर जगह महिलाओं की अगुवाई आपको नज़र आएगी और यहाँ पर इजराइल में तो और भी ज़्यादा। दक्षिणी इजराइल के फ्रंटलाइन से कादम्बरी शर्मा, NDTV इंडिया। कादम्बरी शर्मा मौजूद हैं उस फ्रंट लाइन पे और उस युद्ध को कवर कर रही हैं लगातार। बहुत सारी महिलाएं वहाँ पर मौजूद हैं अलग अलग हैसियत में, लेकिन वो महिलाएं जो उस इलाके में हैं और जिन पर दिन रात युद्ध के अलावा युद्ध के तमाम अपराध जो होते हैं उनका ख़तरा उनके सर पे मंडरा रहा है, वो है और वो हर युद्ध की सच्चाई है। इस पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे इजराइल और गाज़ा के बीच, जो गाज़ा में जो इस वक्त जंग चल रही है उसमें से एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी खड़ी हुई है और क्या इसका आगे हम हल देखते हैं, क्या इसका दायरा फैलेगा, इन तमाम चीज़ों पर। शुरुआत महिलाओं के इस मुद्दे से, और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए इस समय मौजूद हैं नायला कादरी बलूच, जो कि महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं, और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद स्टूडियो में तृप्ता थापर जो कैप्टन विजयंत थापर की मां हैं। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश जेकब, और हमारे साथ हैं वीरेंद्र गुप्ता जो इजराइल में पहले भारतीय राजदूत रहे। आप तमाम का धन्यवाद हम आपके समय के लिए। नायला, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। बलूचिस्तान जैसा इलाका जहाँ पे लगातार एक तरह से एक बहुत टर्मोइल और बहुत युद्ध देखा है, डिस्टर्ब्ड एरिया रहा है, वहाँ पर एक बड़ी समस्या औरतों को क्या आती रही है? और जब आप इस युद्ध को देख रही हैं अभी जो इजराइल में लड़ा जा रहा है हमास और इजराइल के बीच में, तो आपको चूँकि तजुर्बा है कि क्या होता है वहाँ पे इन हालात में। थैंक यू सो मच। आप जो नरसंहार की रिपोर्ट बता रही थी और जो डिटेल्स दे रही थी जेनोसाइड की, उसमें बलूचिस्तान का नाम नहीं था। बलूचिस्तान में जेनोसाइड हो रहा है। जो कुछ हो रहा है वो यूनाइटेड नेशंस की जो डेफिनेशन है कन्वेंशन में जेनोसाइड के अगेंस्ट, उसके सारे इंडिकेटर्स बलूचिस्तान में देखे जा सकते हैं। तो जब जर्नलिस्ट्स, जब मीडिया जेनोसाइड की, नरसंहार की बात करता है, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि आप लोग बलूचिस्तान को क्यों भूल जाते हैं? गाज़ा आपसे उतना नज़दीक नहीं है जितना बलूचिस्तान नज़दीक है जी, पर हम नज़र नहीं आते लोगों को। और हमसे पहले जिस पाकिस्तान की जो आर्मी है जो बलूचिस्तान में जेनोसाइड कर रही है, और जो इसी आर्मी ने बांग्लादेश में जेनोसाइड किया, और बांग्लादेश में जो जेनोसाइड के फिगर्स हैं, वो जो आप अभी फिगर्स बता रहे थे उन सबसे बड़े फिगर्स ज़्यादा है। मैं आपकी बात और बिल्कुल समझ रही इसमें हूँ। आप ये देख लीजिए कि जो कुछ हो रहा है इस वक्त वहाँ पे जो रोज़ाना के अभी भी हालात हैं बलूचिस्तान में, इस बहाने बहुत अच्छा मौका है कि हम आपसे जाने कि वहाँ क्या होता है। इतनी खबरें कम वहाँ से बाहर आती हैं। वहाँ क्या हालात है, जो रोज़मर्रा के हालात हैं और ख़ास करके औरतों के हालात? देखें, आपने खुद ही बताया कि जब जंग होती है, जब कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो विक्टिम होते हैं, जो विक्टिमाइज़ किए जाते हैं, सॉफ्ट विक्टिम जो होते हैं, वो महिलाएं होती हैं, औरतें और बच्चे होते हैं। और बलूचिस्तान में जो हो रहा है उसका सबसे बड़ा जो टारगेट है वो हमारी बलूच औरतें हैं और बलूच बच्चे हैं जी। और इनको जो इस वक्त 60,000 से ज़्यादा बलूच एनफोर्स डिसअपीयर्ड हैं, पाकिस्तान की आर्मी की सीक्रेट जेलों में टॉर्चर सह रहे हैं, जिनका किसी को कुछ पता नहीं कि वो कहाँ हैं। तो उनमें बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। और ऐसी बॉडीज़ हमें मिली हैं औरतों की, बलूच जिनके बलात्कार किए गए थे और जिनको इंतहाई टॉर्चर किया गया था और उसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से फेंक दिया गया। और इस तरह की जो सिचुएशन है उसमें बच्चियां जो हैं, जो स्पेशली हमारी जो एजुकेटेड बच्चियां हैं, उनको सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। मैं ज़िक्र करूंगी नजमा बलोच का, एक बच्ची जो मास्टर्स कर रही थी और वो अपने एरिया में, चूँकि स्कूल्स में इन्होंने, हमारे स्कूल्स को पाकिस्तान की आर्मी ने अपने कैंप बना लिया है, तो स्कूल नहीं थे, तो वो बच्ची वॉलंटरली सारे बच्चों को पढ़ा रही थी। उस बच्ची को कहा गया कि आप आर्मी कैंप में आओ और हमारे लिए स्पाइंग करो और हमें सेक्सुअल फेवर्स दो।
तो उस बच्ची ने कहा कि ये पाकिस्तान नहीं है, वहाँ ये काम होते हैं, ये बलूचिस्तान है। और उस बच्ची ने वहाँ जाने के बजाय, नजमा बलोच ने सुसाइड कर लिया। ये सिचुएशन है बलूचिस्तान में। सबसे ज़्यादा इस वक्त बलूचिस्तान में जो यूथ है, लड़के और लड़कियां, वो सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पाकिस्तान की आर्मी प्रेशराइज करती है कि आप हमारे लिए स्पाइंग करो। जी जी, ये एक सिचुएशन इस तरह की जो युद्ध के दौरान सबसे बड़ी समस्या होती है महिलाओं के लिए। तो इस वक्त ये चर्चा जो है वो जारी है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटते हैं ब्रेक के बाद। मैं आपकी तृप्ता जी, मैं आपकी इस पर राय चाहूँगी। आपने तो युद्ध में जो होता है उसको बहुत अच्छी देखा है, आपसे बढ़कर कौन जानेगा इस इतने बड़े नुकसान को। इस समय जब रूस यूक्रेन और उसके बाद अब इजराइल में जो देख रही हैं, और इतनी माओं के बच्चे छिन रहे हैं इस जंग में, और औरतों के साथ जो हो रहा है, लेकिन ये युद्ध जो है वो कहीं थमेगा, जल्दी थमेगा, या कोई इसे रोकना चाहता है, ऐसा दिखता नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो युद्ध का जैसे आप कह रहे हैं कि ये थमेगा या नहीं थमेगा, लेकिन जब ये थमेगा तो उसके बाद इसमें कितना ज़्यादा आपको दिखेगी जो बर्बरता अभी भी दिख रही है, कि कितनी बर्बरता हो रही है, चाहे वो यूक्रेन है, रशिया है, बलूचिस्तान उन्होंने बोला है, गाज़ा है, इज़राइल है। वहाँ पे आप देखिए कि सबसे ज़्यादा सफ़र जो है वो लेडीज़ ही करती हैं, छोटे बच्चियाँ ही करती हैं। मैं तो एक माँ हूँ, मैंने अपना बेटा कारगिल में खोया है, कैप्टन विजयन थापर। तो मैंने देखा है कि माँ का दुख, चाहे वो आज एक माँ ने अपना बेटा, चाहे वो सिविलियन है, गाज़ा में खोया है, यूक्रेन में खोया है, इज़राइल में खोया है। एक माँ का दुख जो है वो, चाहे उसका बेटा युद्ध में मरा है या फिर एज ए सिविलियन गया है, तो एक माँ का दुख सबके लिए बराबर है। वो एक आर्मी वाइफ के लिए अलग नहीं है, उसका भी दुख उतना ही ज़्यादा है। और जहाँ तक मैंने देखा है कि किस तरह से इंडिया में तो इतना नहीं है, लेकिन बाहर के कंट्रीज़ में देखा, अभी मैंने देखा है कैसे वहाँ पे इज़राइल में कैसे उन्होंने वो गाज़ा में वो सीटते हुए उनको ले गए, बच्चों को ले गए, लेडीज़ को ले गए हैं। तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि किसने कहा है कि आप फ़ौज में जाओ, किसने कहा है कि आप फ़ौज में जाना नहीं चाहिए। लेकिन क्यों नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि जो भी, जब एक आपके कंट्री पे कोई एक कंट्री पे जब कोई आता है दुख का, युद्ध का बादल, तो उस टाइम मैं आज भी जानती हूँ कि मैंने अपना 22 साल का बेटा कारगिल वॉर में खोया था। लेकिन आज भी मैं अगर आज भी ये देश के ऊपर कोई संकट आता है तो पूरा देश इकट्ठा होना चाहिए। फिर हमको ये नहीं सोचना है कि मिसेस थापर ने अपना 22 साल का बेटा खोया। नहीं, आप लोग जो बैठे हैं आपको भी आगे आना है, और बिल्कुल ये नहीं सोचना कि बाद में मेरी माँ क्या सोचेगी। आज मैं भी तो जिंदा हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो जज्बा है कि मुझे अपने देश के लिए ज़रूर कुछ करना है। जैसे उन्होंने कहा कि वो बेटी जो है बलूचिस्तान में पढ़ाती थी, और उसने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगी, मैं तो यहीं बैठ के सबको पढ़ाऊँगी। सो वो जज्बा होना बहुत जरूरी है जी। ये मैं जानती हूँ कि सफर करते हैं, आपको सहना पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने देश के लिए भी कुछ करना है। बिल्कुल। और हमारे साथ दो और पैनलिस्ट जो मौजूद हैं, वीरेंद्र गुप्ता जी और सतीश जेकब, आपको इसमें शामिल करना चाहूँगी, और इससे आगे भी अगर हम बात बढ़ाएं अभी पर। वीरेंद्र जी, आप तो उस इलाके में रहे हैं, इजराइल में पहले भारतीय राजदूत। इजराइल और ये जो गाज़ा पट्टी है, इधर फ़िलिस्तीन का मुद्दा है, ये हमेशा से इसका तो इतिहास रहा है यहाँ पर कि एक डिस्टर्ब्ड एरिया रहा है। लेकिन इस समय जो हो रहा है और इजराइल की जो रिटेलिएशन वहाँ पर नज़र आ रही है, इसमें पीस का कोई आपको दिखता है आगे रास्ता? कि यूनाइटेड नेशंस जैसी बॉडीज़ हैं, इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, ये जल्द से जल्द यहाँ पे दखल देकर जो एक बहुत बड़ी यहाँ पर ह्यूमन ट्रेजेडी अनफोल्ड हो रही है, उसको काबू कर पाएँ? जी, आप सही कह रहे हैं कि बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर हो रहा है, और लड़ाइयाँ होती हैं, पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए लड़ाइयाँ छिड़ी जाती हैं दुनिया भर में, और इस ह्यूमैनिटेरियन पहलू पे बहुत कम विचार होता है, जिसमें सिविलियन कैजुअल्टीज़ होती हैं, खासकर विमेन एंड चिल्ड्रन, दे सफ़र अ लॉट। तो सही बात है, उस पे जो हमास के भी वीडियोस आए हैं उसमें जो हमने देखा बर्बरता के वीडियोस, हर बार लगता है कि एक नया स्टैंडर्ड सेट होता है कि आप कितने ग्रूसम हो सकते हैं। ये पैलेस्टाइन इजराइल बहुत डिस्टर्ब्ड एरिया है,
और जिस तरह से ये करंट सिचुएशन शुरू हुई एक टेररिस्ट अटैक की तरह से, और दुनिया भर के सब लोगों ने इंक्लूडिंग हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्रिटिसाइज़ किया है, बिकॉज़ इंडिया में तो कोई टॉलरेंस नहीं रही टेररिज्म के लिए, और दुनिया में भी टेररिज्म के लिए टॉलरेंस नहीं है। किसी भी प्रिटेक्स्ट पे इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। और अगर उससे हम आगे बढ़ें, जैसे आपने कहा कि ये जो आजकल जो हमारी ट्रेजेडी हम जिसको देख रहे हैं, दोनों तरफ से हज़ारों की तादाद में लोग बाग मरते जा रहे हैं रोज़मर्रा, और आगे क्या सिचुएशन होने वाली है उसका कोई पता नहीं चल रहा है। अभी तो एक वो ग्राउंड अटैक जी हाँ, शुरू हो गया है छोटे पैमाने पर। लेकिन इस सिचुएशन में अब हमको ये सोचने की भी ज़रूरत है कि पैलेस्टीनियंस को एक डिग्निफाइड सोल्यूशन की ज़रूरत है, और पैलेस्टीनियंस को एक इंडिपेंडेंट स्टेट मिलना चाहिए, जिसकी शुरू से बात हो रही है। और ये बात जो है वक्त बे वक्त पे बैक बर्नर पे रख दी जाती है। आई थिंक अब ये टाइम आ गया है कि पैलेस्टीनियंस को एक गुड डिग्निफाइड जस्ट सोल्यूशन देने की बात है। ये वक्त अब आया है जो बैक बर्नर पे इशू रहा पैलेस्टाइन और इजराइल का दुनिया की नज़रों में, वो इस समय एक बहुत अहम मुद्दे के तौर पर उभरा है। जब तक इसका कोई वहाँ पे हल नहीं होता है, ये चीज़ अभी हुई है, शांत होगी, फिर हो सकती है। ये नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। 1967 से चल रहा है, और जो वहाँ पर जितनी खौफनाक घटनाएं हुई हैं उसको अगर कोई किताब लिखे तो पढ़ने वाला डर जाएगा। और आप और हम जो आजकल अखबारों में पढ़ रहे हैं कि एक दिन में जब पैलेस्टाइन के लोगों ने इजरायलियों पर पहले दिन एक दिन में 24 घंटे में 5000 लोग मरे हैं, जिनमें से आधे तो बच्चे और औरतें थीं, और उनको ऐसे मारा गया है जैसे वो इंसान के बच्चे नहीं थे, बल्कि ऐसा लगता है जैसे शिकारी थे और जंगल में शिकार कर रहे हैं। जी जी जी, हंट किया गया। ये इंसानियत के बारे में कोई सोच नहीं सकते। उसके बाद जो रिटेलिएशन यानी जो बदला लेने के लिए जो इजराइल ने किया उसका डबल किया, उससे भी ज़्यादा किया। और हम आप बात कर रहे हैं अभी तो 7-8 दिन हुए हैं, ये इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। और तो हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो लोग मरते हैं और नुकसान होता है, हम लोगों को सिर्फ शक्लें दिखाते देते हैं, ये देखते कि एक बच्चा जो सिर्फ 6 महीने का बच्चा मरा पड़ा है और उसकी माँ दूसरी तरफ मरी पड़ी है, फिर और बच्चों को दिखाया गया, कुछ स्कूल के बच्चे हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा दुर्घटना में, ये दुर्घटना नहीं है, ये तो जालिम हमारे इंसानियत को ख़त्म करने वाली चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए जो अभी वीरेंद्र जी बात कह रहे थे कि ये जो बैक बर्नर पे इशू रहा है दुनिया की नज़रों में, ये इसका हल निकालना लंबे समय से चला रहा है, कोई नई बात तो है नहीं। तो इसका हल जो है वो निकलेगा। अमेरिका की वहाँ पे मौजूदगी है, एंटनी ब्लिंकन वहाँ गए हुए थे, अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, ईरान अब इस जंग में शायद शामिल हो ही गया है और कूद पड़ा है, क्योंकि ये जंग जो है उसका दायरा भी बढ़ रहा है। लेबनान हिजबुल्लाह के नाते वहाँ पर शामिल है। तो इस जंग को कब रोका जाएगा, इसका सोल्यूशन क्या है? और ज़्यादा तादाद में लोग, एक तरफ हम रूस और यूक्रेन के मोर्चे पे इस युद्ध को एक लंबे समय से खिंचता हुआ देख रहे हैं। क्या इजराइल गाजा में ये स्थिति ऐसे ही बढ़ती जाएगी या इसे यहाँ पर रोकने के लिए कोई पहल होगी? एक ब्रेक ले रहे हैं इस समय हम, और उसके बाद हम बात करेंगे। आपको याद होगा कि जिस दिन ये हमला हुआ वहाँ पर एक पीस म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था और उसमें से बहुत सारे लोग मारे गए, कुछ लोग जो हैं बचे भी, वो भाग्यशाली लोग थे। ऐसे एक शख्स से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। तो हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं अमित मुसाई। अमित जो हैं वो हमास के हमले में बचे हुए इजरायली हैं जो उस दिन मौजूद थे इस म्यूज़िक फेस्टिवल में जहां पर हमास ने हमला किया। बस वो म्यूज़िक फेस्टिवल ख़त्म हुआ था और सुबह का वक्त था जब ये हमला हुआ है। तो अमित, मैं आपसे जानना चाहूँगी, उस दिन आप वहाँ पर मौजूद थे, क्या हुआ था, क्या देखा था उस दिन आपने? I've attended the festival of music, peace and love at Friday night. I've arrived the place, parked my car,
based my tent. It's a camping festival as well. We've danced to our favorite tunes, electronic music. And while looking for the sun to rise and to change the atmosphere from night to morning, the music suddenly stopped at 6:30 a.m. We've realized we are under attack. We saw rockets, missiles, and interceptions of the Israeli Defense Force, but we were under attack from Gaza. So this is not so irregular here in Israel, unfortunately. We used to it. It just the irregularity was that you're on an open land. You are just between trees, and there is no hiding space. So we've bent down to the ground and we've covered our heads, but we realized this is a non-season attack. Usually, we can expect 10, 20, 30 missiles at once, and then there would be some quiet, and then there would be a response. But here, there was no direct response, and they just keep on coming. So we realized it's something very unusual. We ran to our camp. We've just took our personal gear into the vehicle, which did not start at first, and then we started to escape for our life. We never realized yet that people with guns have just breached from Gaza, and they are coming to kill our people, our friends, other party attenders, and several communities in the Gaza envelope area. इस म्यूज़िक फेस्टिवल के दौरान जो लोग मौजूद थे उसमें दुनिया भर से लोग आए हुए थे, ज़्यादातर युवा लोग थे, कम उम्र के 20 साल के 25 साल के इस तरह के लोग वहाँ मौजूद थे। और ये पीस के लिए एक फेस्टिवल था, म्यूज़िक फेस्टिवल, दुनिया के अलग अलग देशों से लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग इसमें मारे गए। आप किस तरह से बचने में कामयाब हुए, कैसे निकल पाए आप वहाँ से? So possibly because of my older age, I'm 40. Most of the party attenders were in their mid-20s, mid-30s maybe. Possibly because I cared to go back home to my family as soon as possible. My older daughter, Gaia, she's 10 and she is scared anytime there is an alarm. So when missiles had been shot from Gaza, they were not targeted towards the festival. They were targeted to my home, which is in the Tel Aviv district. So I knew that I have to be with my daughter. And that's what led me, possibly that's what saved me, to think of my parivar, my family, to be at home. So we drove as fast as possible away from there. Unfortunately, we already saw that one car had been shot down by terrorists, breaking our car next to a gas station 15 kilometers away from there. We've ducked down as we've been shot by terrorists. We didn't see them face to face, but the shooting were very close as they were making their way to one of the localities to massacre, slaughter, kill and rape, and then to brutally abuse the bodies of people who live in the Gaza envelope settlements. Myself, fortunately enough, I was not evident to any brutal acts, but the pictures on the social media immediately came. And as we are escaping for our life, we were evident for the massive killing of many other people, including my best friend, his wife, and their best friend. All were parents. And I'm speaking about the Tamam family, Adir and Shiraz, parents to 10 and 7 years old daughters, and Celine, a mother to a 6-month-old baby. They've all been missing. Adir, we found his body. We had to bury my best friend. I buried him this Friday. And in order to support the family, I'd like to request people for donations for the orphan kids. Just go to the GoFundMe page and find the number of this campaign, 283697001. We appreciate any love offering to this poor family that lost their parents. ऐसी न जाने कितने परिवार हैं जो उजड़ गए हैं, बिखर गए हैं और उनको ज़रूरत है इस समय हर तरह के मदद की। एक आखिरी सवाल आपसे कि अभी आप कहाँ रहते हैं और वहाँ पर की क्या स्थिति है? टेल अवीव में हैं आप? I'm in Holon, which is a suburb of Tel Aviv, very close to Tel Aviv, even a bit southern from Tel Aviv. We are heavily targeted by missiles and rockets. It seems that the IDF is doing the right job, the good job, and they annihilate the terrorists over there. It will take a lot of time, but every day we have few sessions of rockets being shot at us.
and then there is a siren in the air. We have to find an asylum. We have to find a safe room. We don't have one in our home, so we just go to the staircase with all the neighbors in our building, and we just wait for 10 minutes while some of the rockets are being intercepted. Some are actually hitting their targets, and that's another cause for life lost. So besides of the more than 1,200 that had been killed on that awful Saturday last week on October 7th, the Hamas is still killing our own people here in Israel. जी, आपका बहुत धन्यवाद हमें से आपसे बात करने के लिए, और अब अपना ख्याल रखिए अमित। Thank you, Nagma, and peace in India. Jai Hind. तो इस समय एक ब्रेक ले रहे हैं हम। अमित जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं, वो एक सर्वाइवर है अमित मुसाई जो इस हमले में बचे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, और हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो क्या समझते हैं इस जंग से, क्या उनके मन में सवाल हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं, उनके मन में इस युद्ध को देकर क्या सवाल उठते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। आप में से आपके पास सवाल है, आप क्या पूछना चाहते हैं इस युद्ध के बारे में? गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ जितनी भी हैं वो एक साथ हो जाती हैं फ़लस्तीन को, और इसको रिलीजन से डीलिंग कर दिया जाता है। ये कब होगा कि हम इसको रिलीजन से हटाकर अब एक नेगोशिएशन पे आ सकें जिससे हम इसको सुलझा सकें? और हमास 1987 में एक टेररिस्ट ग्रुप है, ओस्लो रिकॉर्ड्स और जितनी सारी ट्रीटी हैं उस पर कोई सुनवाई ही नहीं, और ईरान भी उस पे उसको साथ देता है हमस को, उसके अलावा और भी कंट्रीज। अब ये समय आ चुका है, दिस इज द हाई टाइम। और कोई सवाल है यहाँ पे? जी पीछे माइक दीजिएगा। जिस तरह हमने ऑब्जर्व किया है कि वहाँ के लोगों के और महिलाओं के साथ खासकर बर्बरता की जा रही है, हमास ने जिस तरह महिलाओं को और बच्चों को किडनैप करके उनके साथ जो बर्बरता की है, और खासकर महिलाओं के साथ जो किया है, एक शव के साथ, महिला के शव के साथ जो हमारे सामने जो वीडियो आया था, तो इस पर जो है, और दूसरे जो इस्लामिक देश हैं जो हमास की जो है सपोर्ट कर रहे हैं, वो मिठाइयाँ बांट रहे हैं। आप इस पर क्या देखते हैं? सर पहला सवाल था, आप अगर इस पर जवाब देना चाहें कि मिडिल ईस्ट में ज़्यादातर देश जो हैं वो फ़िलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, और इस बहाने लगता है जैसे हमास का भी समर्थन कर रहे हैं। हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसकी जो इतिहास है बड़ा कॉम्प्लेक्स है। जो इश्यूज होते हैं बहुत सारे हिस्ट्री में, और उस पर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, टेंशन होती है, लड़ाइयाँ शुरू तब हो जाती हैं जबकि मिसकैलकुलेशन, और जो दोनों पे खेमों में लोग बाग वो खुद भी लड़ते हैं और दूसरे उनको लड़ाने वाने के लिए भी तैयार रहते हैं। जी वीरेंद्र जी, एक जो इसमें इनका एंगल था, मैं इसको वापस सामने ला दूं कि रिलीजन से इसको हम अलग करके देखें और आतंक की तरह देखें, क्या ये मुमकिन होगा? इसको दुनिया देख सकती है, और इसलिए ज़रूरी है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्दी से जल्दी निकला जाए। आपको मालूम है OIC की जो स्थापना हुई थी वो इसी पैलेस्टीनियन इशू के ऊपर हुई थी, तो ये बहुत बड़ा इशू है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। और जो इस्लामिक नेशंस हैं, इस्लामिक लोग बाग हैं, वो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो समहाउ अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में क्या है, हम दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ पावर, सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन्स, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, उन चीज़ों से कोई काम नहीं निकलने वाला है। और जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है, दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर वॉर। तो ये कहना आसान है, होता नहीं है, लेकिन तभी भी एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच की ज़रूरत है। वसुधैव कुटुंबकम की बात करी है, थोड़ी समझदारी की ज़्यादा ज़रूरत है। महिलाओं के साथ जिस तरह का यहाँ पर देखा गया, जो बर्बरता देखी गई, जो इनह्यूमैनिटी देखी गई, आपने में जाहिर है कि मेंशन किया कि बलूचिस्तान में तो आप लोगों ने कितना ये देखा है दिन रात। इनका सवाल था कि हमास एक आतंकी संगठन है, पर उसके बाद भी बहुत जगह देखा गया कि किस तरह से उसको समर्थन मिल रहा था, और चूँकि इसके पीछे में एक धर्म का एंगल आ जाता है, तो एक ग्रुप ये कर रहा है इस तरह की बर्बरता, दूसरी तरफ से उसको एक समर्थन और शाबाशी भी मिलने लग जाती है। बहुत अफसोस है इस पर। देखिए, जब किसी महिला के साथ, किसी औरत के साथ वायलेंस होता है, और किसी बच्चे के साथ, किसी भी इंसान के साथ, उसका धर्म, उसका मज़हब कुछ भी हो, वो एक गलत बात है, और उसको सेलिब्रेट करना खुद एक वहशत है। बात यह है कि फ़लस्तीन और इसराइल की जो जंग है, अगर आप इनका जेनेटिक कोड देखें तो ये कज़न्स हैं। आपसे, हमसे ये लोग ज़्यादा नज़दीक हैं एक दूसरे से।
लेकिन ये जो लड़ाई है, ये जैसे हमें दिख रही है कि ये धर्म की लड़ाई है ही नहीं। ये लड़ाई है इस पूरे खित्ते में कंट्रोल और पावर की, और इसमें आप ईरान को और चाइना को निकाल नहीं सकते, जैसे दूसरी तरफ आप इसराइल को और अमेरिका को नहीं निकाल सकते। यहाँ पर जो मुस्लिम देश हैं, असल में तो जो हो रहा था कि आपने देखा G20 की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट सामने आई, वो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर था जी जी, जिसको सब लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, और उसको चाइना ने CPEC के लिए एक थ्रेट समझा। और आपने ये भी देखा कि सऊदी और इसराइल की आपस में पीस हो रही थी और उनकी आपस में डील हो रही थी, और इस चीज़ को रोकने की किसको ज़रूरत थी? इसको रोकने की ज़रूरत चीन और ईरान को थी। हमास को जिस तरीके से इसने ये सारे काम किए, वो एक ऑर्गेनाइजेशन अकेले नहीं कर सकती। सही बात है। इसके पीछे जो पूरा देशों का जो है और लड़ाई है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको देखने की ज़रूरत है। आपने सही कहा कि इसके पीछे कॉन्फ्लिक्ट को समझने की ज़रूरत है, और ये बात सिर्फ धर्म की नहीं है जी, अभी आ रही हूँ आपके पास, पर इस पूरे खित्ते में, उस क्षेत्र में ये पावर की लड़ाई है। आप इस पर कुछ कहना चाहो? मैं एक सवाल ले लूँ और उसके बाद में आप में से किसी और का जी सवाल पूछिए, छोटा सवाल रखिएगा प्लीज़। हाँ जी मैम, मेरा प्रश्न ये है कि हमने देखा है कि किस तरीके से बर्बरता हुई महिलाओं और बच्चों के साथ इस इजराइल और गाजा के युद्ध में, तो क्या जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारें हैं वो इस घटना को होने से पहले या इस तरीके की जो निंदनीय घटना होती है उससे पहले क्यों नहीं सजग रहती है, या फिर जो भी नियम और कायदे कानून बनाए जाते हैं क्या वो केवल पेपर तक ही सीमित रहते हैं, ग्राउंड स्तर पर उनकी रियलिटी क्यों नहीं दिखती है? कम से कम जो वॉर क्राइम महिलाओं के खिलाफ इस युद्ध में होता है, उसके लिए कुछ कायदे कानून भी हैं, सतीश जेकब, तो वो बिल्कुल ही नहीं माना जाता इन किसी भी हम लड़ाई में। हमास तो आप एक आतंकी गुट देख रहे हैं, जब रशिया यूक्रेन में भी हो रहा है तो कुछ रूल्स हैं ना लड़ाई के भी, जंग के भी, पर महिलाओं को लेकर आप देखें तो कहीं कोई माना नहीं जाता और ना इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। देखिए, ये बड़े अफसोस की बात है जो आप कह रही हैं, बिल्कुल ठीक है, रूल्स कानून होते हैं ख़ास तौर से महिलाओं और बच्चों के लिए, क्योंकि महिला और बच्चे, दुनिया का कोई भी शख्स जो भगवान ने जिसको पैदा किया है, वो बच्चों को देख के खुद ब खुद उसको खुशी से नज़र आती है, मुस्कुराने लगते हैं लोग। महिलाओं के साथ भी है कि महिलाएं हमारे यहाँ, हमारे देश में तो देवियों की तरह मानी जाती हैं, लेकिन और मुल्कों में भी महिलाओं की बहुत इज्जत होती है जी। लेकिन जब आदमी लड़ाई करता है तो आप ये देखिए कि वो जब लड़ाई करता है तो वो इंसान की तरह लड़ाई नहीं कर रहा है, वो जानवरों से भी बदतर होकर लड़ाई करता है, और उसके दिमाग में ये होता है कि मैं बुरी से बुरी सज़ा इस आदमी को दूँ, बुरी मौत दूँ। तो वो आदमी नहीं है, वो पागल है जो वो लड़ रहा है। ये अफसोस की बात है। जी, आप किस पे कुछ जोड़ना चाह रही थी? ये इन्होंने पूछा था कि रिलीजन का है या टेररिज्म का है, और हमास ने ऐसा किया है बच्चों के साथ और लेडीज़ के साथ, लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा कि 1990 में कश्मीर में क्या हुआ था, कैसे औरतों और बच्चों को किस तरह से 1990 में वहाँ से कश्मीर से निकाला गया था। क्या उसका सोल्यूशन आज तक निकला है? नहीं निकला है। आपने देखा कारगिल वॉर में कैप्टन सौरभ कालिया कैसे उसकी बॉडी पाकिस्तान से आई थी, वापस आई थी, कैसे आई थी, उसका एक एक अंग जी अलग किया गया था। जिनेवा कन्वेंशन के रूल के हिसाब से आप किसी भी कैदी को इस तरह से आप किसी उसको ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। बट वो आज वो इंटरनेशनल कोर्ट में वो है केस, क्या हुआ है उसका? जी, आखिर में एक आपसे मैं, वीरेंद्र जी, क्या इसके ऊपर रूल्स हैं? वॉर के भी तो रूल्स होते हैं ना, महिलाओं के खिलाफ भी कोई भी युद्ध में क्या करना चाहिए? देखिए, जिनेवा कन्वेंशन है जिसमें POWs को साथ क्या जो बंधक बनाए गए हैं उनके साथ क्या रवैया होना चाहिए, औरतों के साथ। फिर ह्यूमैनिटेरियन इस युद्ध में हमको नज़र आ रहा है कि गाज़ा पे ब्लॉकेड हो गया है। अब टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ एंड इजराइल के अगेंस्ट बहुत प्रोवोकेशन हुआ, हम सोशल मीडिया में खबरें देख रहे हैं। जी। लेकिन जब युद्ध होता है तो चाहे मौतें इधर हो रही हों चाहे उधर हो रही हों, दोनों तरफ ट्रेजेडी है। और ये सोचने की ज़रूरत है, जैसे अब ब्लॉकेड लगा दिया, वहाँ का पानी, खाना, दवाई, सब चीज़ें बंद हो गई, और इट इज़ गोइंग टू अनफोल्ड एंड
मैग्नीट्यूड, नो ह्यूज मैग्नीट्यूड ऑफ डिजास्टर एंड मिजरी, तो उसके बारे में भी सोचना है। वो सब इवैक्यूएशन का ऑर्डर दिया है। युद्ध फैला हुआ है और ये चल रहा है, जी हाँ। अब ऐसे में भी जो बड़े देश हैं, ताकतवर देश हैं, जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं, क्या वो इंश्योर कर सकती हैं कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराध ना हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। देखिए, अगर लड़ाई होगी तो लड़ाई में Casualty महिलाएं बनती हैं और कैजुअलिटीज बच्चे होंगी और औरतों के साथ, बच्चों के साथ अत्याचार होगा ही होगा, जी। हमेशा होता रहा है। तो सोल्यूशन यह है कि लड़ाइयों को कम किया जाए और उसमें जो ताकतवर देश हैं, मैं समझता हूं कि अमेरिका का बहुत बड़ा फेलियर है कि पिछले कई सालों से अमेरिका ने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी कि इस प्रॉब्लम का, ये बड़ी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाए। तो बाकी पैलेस्टीनियंस ने जो किया, जो हमास ने किया, बहुत गलत है। जो इजराइल कर रहा है वो भी गलत है, लेकिन उन दोनों को साथ में लाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की है। तो ये जो जिम्मेदारी है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की है, और इस समय भी कि कैसे इस युद्ध को सीमित रखा जाए, इसका दायरा और ज़्यादा बढ़े नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ी ह्यूमन क्राइसिस वहाँ पर हमारे सामने नज़र आ रही है। धन्यवाद आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये एक बहुत बड़ी चिंता की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। उम्मीद ये करते हैं कि जल्द से जल्द समटे और रूस और यूक्रेन जैसी लंबी न खींच दी जाए वहाँ पर ये हिंसा। धन्यवाद।